जय हिंद दोस्तों, उज्ज्वल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास का साइंस का अध्याय 10 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें केवल इस चैप्टर से इस अध्याय का केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें चार ऑप्शन हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया गया है, क्योंकि इस बार सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा आने वाले हैं, तो उन्हीं को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। और इस तरह के हर एक चैप्टर से 2 वीडियो या 3 वीडियो मिलेंगे, जिसमें उस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप इस चैनल को एक बार ज़रूर व्यू कर लें। इसमें जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए आज देखते हैं अध्याय 10 का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के रूप में, उन सभी को। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ये नहीं पूछा, नहीं किया जाता उसके बारे में पूछा है। तो नहीं किया जाने वाला में है मिट्टी, क्योंकि जल का भी प्रयोग होता है, कांच का भी होता है और प्लास्टिक का। जल, कांच, प्लास्टिक तीनों का होता है, केवल मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हो, मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार यानी गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किस दर्पण का प्रयोग किया होता है गाड़ी के अग्रद्वीप में, हेडलाइट में? क्वेश्चन हिंदी में लिखेगा तो यहाँ लिख देगा अग्रद्वीप, अग्रद्वीप। तो अग्रद्वीप में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए, हमें अग्रद्वीप में समांतर किरण पुंज प्राप्त करना पड़ता है। समांतर किरण पुंज हमें कौन देता है? समांतर एवं शक्तिशाली किरण पुंज हमें देता है एक दर्पण, वो है अवतल दर्पण। तो इसलिए इस दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस f हो तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर क्या होगा? यानी कि यहाँ पे स्मॉल f दिया हुआ है। यदि फोकस दूरी f से डिनोट किया जाए और वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट किया जाए तो f बराबर क्या होगा? f बराबर यहाँ 4 ऑप्शन है, उनमें से सही ऑप्शन जो है वो है f बराबर r/2, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऐसा क्यों? f बराबर r/2 इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस, जो मुख्य फोकस होता है उससे दुगने दूरी पर होता है। मुख्य फोकस से दुगना दूरी पर होता है इसका वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या इसलिए उसका लंबाई फोकस, मुख्य फोकस से जो फोकस दूरी बनता है, फोकस दूरी से डबल होता है, डबल होता है। इसलिए f बराबर कहें तो आधा होगा r का, यानी f = r/2 होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी में भी हमें बड़ा प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है, बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब। तो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में एक लेंस है, दर्पण है जो सक्षम है। जैसे कि समतल दर्पण तो बराबर प्रतिबिंब देता है, उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब देता है। तो इनमें से कोई तो होगा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन है एक तो हमारे पास अवतल दर्पण। और ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, यानी छोटा भी बना सकता है, बराबर भी बना सकता है और बड़े आकार का भी बना सकता है, और साथ ही साथ बड़ा भी बना सकता है और सीधा भी बना सकता है। इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो है 5वां नंबर, गोलीय दर्पण में फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? फोक्सांतर वही f और
वक्रता त्रिज्या यानी आर के बीच क्या रिलेशन है, परंतु यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। तो उल्टा यदि लिखा हुआ तभी अभी बताए थे, एफ बराबर आर बाई टू, खाली टू को इधर ले आएँ तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू टू यानी 2f। कोई ऑप्शन है? यस, पहला ऑप्शन में ही लिखा हुआ है r बराबर 2f। यहाँ ए बी नहीं दिया हुआ है तो इसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन पहला वाला ऑप्शन सही होगा, r बराबर 2f। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बता दें, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। तो वर्चुअल इमेज या काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। यदि यही वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज का बात होता तो रियल इमेज उल्टा होता है, परंतु अभी रियल इमेज नहीं पूछा था, काल्पनिक पूछा था यानी आभासी, जो कि इमेजनरी होता है उसके बारे में पूछा है, तो वो हमेशा सीधा बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है 1 मीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले, अच्छा लेंस से प्रश्न है। अबर हमें जब पता है कि P बराबर क्या होता है 1/f, पूछा जा रहा है यदि फोकस दूरी 1 मीटर हो, फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता कितना होगी, यानी P हमसे पूछा जा रहा है। तो P बराबर 1/f होता था, 1 का 1 छोड़ दें, यहाँ f के जगह पर यदि 1 मीटर बैठा दें तो 1 कट के एक ही आएगा। और हमें पता है कि P जो होता है वो क्षमता और क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए आंसर होगा 1D। 1D यानी 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी सही था इसके लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है। ध्यान रहे, ये पूछा हमसे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से गुजरती है। अवतल दर्पण से पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण से किस बिंदु से होकर गुजरेगी यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई है। तो हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश की किरणें आती है परावर्तन के पश्चात हमेशा उसके मुख्य फोकस से होकर गुजरती, यानी इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, जो कि F दिया हुआ है, जिसको मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बराबर आकार का बनता है। यदि सवाल हमसे ये है सीधा भी बनना चाहिए, बराबर आकार का भी बनना चाहिए। तो सीधा तो बना सकता है अवतल भी और समतल भी, परंतु बराबर का बात करें, कहीं भी वस्तु को रखा जाए और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाए तो ऐसा सिर्फ एक दर्पण कर सकता है, वो है समतल। समतल दर्पण में गुण है कि कहीं भी वस्तु को रखा जाए उसी आकार का सीधा प्रतिबिंब बना के देता है, जबकि अवतल दर्पण कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बराबर, तीनों प्रकार के प्रतिबिंब देता है, सीधा भी देता है, उल्टा भी देता है। जबकि उत्तल दर्पण ऐसा नहीं करता। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो छोटा बनाता है इसलिए उसको नहीं लिए। बराबर आकार का बनाने वाला प्रतिबिंब जो दर्पण है वो केवल एक है, वो है समतल दर्पण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, समतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला में लिखा हुआ है समतल तथा उत्तल, अच्छा ये ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। लेंस से फिर से सवाल है, यहाँ ध्यान रखेंगे कि चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में से किसी भी सवाल हो तो एक तरह से ध्यान रखेंगे इसमें कि उत्तल का हमेशा पॉजिटिव होता है जबकि अवतल का नेगेटिव होता है। फोकस दूरी का बात किया जा रहा है, ठीक है, फोकस ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी तरह उत्तल का जो पावर होता है वो डायोप्टर में होता है लेकिन प्लस में होता है, और जो अवतल का पावर होता है वो माइनस में होता है। ध्यान रखिएगा इसमें कि उत्तल हमेशा फोकस दूरी भी पॉजिटिव
और उसका पावर भी पॉजिटिव, जबकि अवतल में फोकस दूरी नेगेटिव और पावर भी नेगेटिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यानी अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ये दर्पण जो है उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं इसमें, और दोनों बार छोटा प्रतिबिंब बनता है, साथ ही साथ सीधा और काल्पनिक बनता है। जबकि अवतल का बार बात कर रहे हैं, ये तीनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, और समतल जो है वो भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, समतल भी। तो यहाँ पर ऑप्शन समतल भी है और उत्तल भी है, इसमें ध्यान रखिएगा, समतल और उत्तल। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रह सकता है, इस सवाल के लिए दोनों सही दे दिया था, लिखने में गड़बड़ है। समतल भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल भी, दोनों काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं हमेशा, परंतु यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन भी यहाँ से ध्यान रखिएगा, अपवर्तन हो आवे सवाल या परावर्तन आवे, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दो ही नियम हैं। एक नियम जैसा कि पढ़े हैं उसमें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक और पढ़े हम लोग, एक और जो पढ़े हैं वो है कि आपतित कोण तथा परावर्तित कोण का मान सदैव बराबर होता है, ये अभिलंब से नापा जाता है। आपतित कोण यानी I और परावर्तित कोण यानी R, तो ये पढ़े हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। अब अपवर्तन सवाल आता है तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा, दो ही नियम हैं उसका भी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? वर्ण विक्षेपण एक ऐसी परिघटना है जिसमें प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में बिखर जाती है। प्रकाश के 7 रंगों में बिखरने की जो घटना है उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसी वर्ण विक्षेपण के कारण ध्यान रहे इंद्रधनुष भी बनता है। वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण यहाँ से किस में होगा? दर्पण में, लेंस में, प्रिज्म में या कांच में? तो वर्ण विक्षेपण के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म भी कांच से बना हुआ होता है, कांच का ही एक भाग होता है प्रिज्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में लिखा हुआ है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा? चलिए इस सवाल में देखिए कि फोकस दूरी पहले से दे दिया है, f बराबर 50 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। हमसे कहा है कि वक्रता त्रिज्या यानी कि r जो है उसका वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। यदि r 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगा? अभी हम लोग रिलेशन पढ़े थे, f इज इक्वल टू f बराबर f जो होता था वो हमेशा r का आधा होता था, r/2 यानी r कितना दिया हुआ था? 50/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 50/2 यानी कि 25। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1 मीटर फोकस दूरी का मतलब 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होती है? तो लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं? P इज इक्वल टू 1/f। अभी बना के देखे थे, 1 बराबर 1 बाई नीचे कितना लिख देंगे? 1 मीटर, और शायद ये सवाल पहले आया था। तो P बराबर 1/f यानी 1/1 कट के कितना आएगा? 1। और जानते हैं कि
लेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, सॉरी लेंस का नहीं, क्षमता का, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता प्लस 1 होता है, -1 नहीं, वही -1 का बात होता तो अवतल में होता, अवतल में -1D होता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हम लोग जानते हैं समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बना के देता है, उत्तल छोटा प्रतिबिंब बना के देता है, और अवतल एक ऐसा दर्पण है जो तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बना के देता है, यानी इस सवाल का सही जवाब अवतल होता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे न्यूनतम होता है। तो सबसे ज़्यादा का बात करें निर्वात में होता है, सबसे अधिक। निर्वात मतलब खाली जगह जहाँ पे वायु नहीं है, वो भाग को निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा पूछा जाता है प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उससे थोड़ा सा कम होता है वायु में, तो वायु और निर्वात में लगभग सेम माना जाता है। जबकि कांच में कांच सघन है, और जितना सघनता बढ़ते जाएगी वैसे वैसे जैसे जैसे सघनता बढ़ते जाएगी उसी प्रकार से उसमें वेग न्यूनतम होते जाएगा। तो यहाँ सवाल जो था, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 17 था, प्रकाश का वेग किस माध्यम में न्यूनतम होती है। तो सबसे अधिक बताए निर्वात में होता है, सबसे कम का बात करें तो यहाँ कांच में होगा। कांच में सबसे कम, उससे ज़्यादा जल में, उससे ज़्यादा वायु में, और सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। निर्वात में कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 18 में, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। एकदम सिंपल सवाल है, किस लेंस को अपसारी है, ध्यान रहे, एक अभिसारी होता है। तो अभिसारी नहीं पूछा, अपसारी पूछा है। अभिसारी यदि पूछता तो अभिसारी का आंसर होता उत्तल लेंस, यानी इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, 4D क्षमता वाले किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। 4D यानी कि पावर दिया हुआ यहाँ पे 4। हम लोग जानते हैं यदि फोकस दूरी निकालना है, F बराबर जस्ट उल्टा होता है 1/p। जैसे P बराबर 1/f होता था, वैसे F बराबर 1/p होगा। तो P अगर हमारे पास दिया हुआ 1/p की जगह पे बैठा दें 4D, D को हटा के ऊपर ले लेंगे मीटर, D को हटाएंगे क्योंकि फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी है, इसलिए इसका एसआई मात्रक मीटर होगा। तो 1/4 मीटर, यानी कि मीटर को यदि बदल दिया जाए सेंटीमीटर में तो 1/4 मीटर को बदलना हमको सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा 1/4 × 100 सेंटीमीटर, कट जाएगा 4 से 25 बार में, यानी इसका भी सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ जाती है। हवा से कांच की ओर नहीं, हाँ, हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ती है। हवा एक विरल माध्यम है जबकि कांच सघन माध्यम है, और हम लोग पढ़े हैं कि जब भी प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो दूर हटती है, परंतु विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। मान के चलते हैं ये प्रकाश है और ये माध्यम है, तो जाना तो चाहिए इस ओर, लेकिन ये यहाँ यदि 90 डिग्री पर अभिलंब डाला जाए तो ये प्रकाश उधर ना जाके सीधा ना जाके बल्कि थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाते हैं, इस ओर झुक जाते हैं। तो ये कहलाता है कि प्रकाश अभिलंब की ओर झुक रहा है। कब, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर भी हवा विरल माध्यम है जबकि कांच सघन माध्यम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, दांत का जो विशेषज्ञ होते हैं यानी डेंटिस्ट होते हैं, वो किस दर्पण का उपयोग मरीजों
के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। फिर से वही सवाल है, बड़ा प्रतिबिंब एक ही दर्पण है जो बना सकता है, वो है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर करते हैं, सौर भट्टियों में इसी का प्रयोग होता है, गाड़ी के अग्रद्वीप में भी इसी का प्रयोग होता है और डॉक्टरों के द्वारा इसी का प्रयोग किया जा रहा है, सैलून में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ जहाँ पर हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है उस जगह पर इसका प्रयोग करते हैं। जबकि गाड़ियों में पीछे दृश्य देखने के लिए, यानी कि बैक साइड के लिए जो मिरर यूज़ किया जाता है, जो ड्राइवर के सामने लगे होते हैं, उस मिरर में केवल उत्तल लेंस लगा होता है, क्योंकि उसे हमें छोटा प्रतिबिंब देना होता है ताकि विस्तृत क्षेत्र मिल सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22वां नंबर है, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? यानी प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बता दें, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये ध्वनि तरंग भी नहीं है, पैराबैंगनी किरण भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके बाद अगला प्रश्न जो है 23 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 23, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः कौन सा दर्पण है? कहीं भी खड़े हों प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, बराबर नहीं बोला है, सिर्फ सीधा बोला है। तो सीधा किस में बनेगा? केवल उत्तल में, केवल समतल में, केवल अवतल में। समतल तथा अवतल दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें दोनों ऐसे दर्पण हैं ये जहाँ पर सीधा प्रतिबिंब हमें मिल जाएगा। ठीक है, किस दर्पण के सामने चाहे कहीं भी खड़े हो, ठीक है, हमें सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। इसमें भी सीधा प्रतिबिंब मिलता है, लेकिन सिर्फ तब मिलता है जब हम इसके फोकस के अंदर खड़े होते हैं, फोकस के अंदर तब। बाकी सभी में कहीं खड़े हों, यानी समतल और उत्तल में कहीं खड़े रहें, हमेशा प्रतिबिंब हमें बना के देगा सीधा। परंतु अवतल में समय समय पर बदल जाता है, कभी उल्टा प्रतिबिंब देता है तो कभी सीधा प्रतिबिंब देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक लेंस की क्षमता 5D है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? अभी ऐसा प्रश्न एक ठो बनाए थे कि f बराबर क्या होता था 1/p, और 1/p की जगह पर बैठा दे 5D, d को बदल देते थे मीटर में, और मीटर होता था 1/5 मीटर, गुना मीटर को सेंटीमीटर में बदल दे तो 1/5 गुना 100 सेंटीमीटर, कट के आ जाएगा 5 × 5, 5 को 20 से काट देंगे तो 100 हो जाएगा, 20 × 5 = 100, यानी कि आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए है 20 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25वां नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगा? अगर उल्टा घुमा के पूछा है कि यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें पहले से दे दिया तो उसकी क्षमता कितना होगा? हमें पता है क्षमता कैसे निकालते हैं, 1/f करके तुरंत बैठा देंगे, 1/f यानी 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सिर्फ मीटर में बदल के और डायोप्टर में चेंज कर लेना है, सेंटीमीटर में नहीं बनाना है क्योंकि सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं है। तो p बराबर क्या था 1/f, 1/f यानी 1/50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को यदि मीटर बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर बनाना हो तो, क्योंकि नीचे होगा तो कट जाएगा 2 बार में, आंसर आएगा 2। अब रहा कि लेंस का SI मात्रक मीटर नहीं होता है, तो लेंस का SI मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए आंसर होगा डायोप्टर। यानी कितना डायोप्टर? 2 डायोप्टर इसका आंसर होगा, प्लस वाला 2 माइनस वाला 2 रहेगा यदि अवतल रहता तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा? f दिया हुआ 10, तो वक्रता त्रिज्या इससे डबल हो जाता है क्योंकि f बराबर r/2 होता है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो दूसरा फॉर्मूला बैठाते हैं, r बराबर वाला। r बराबर क्या होगा? जस्ट उल्टा 2f, 2 का 2 छोड़ दीजिए, f के जगह पे कितना बैठा देंगे 10 सेंटीमीटर, 10 दूना
20 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो यदि प्रकाश की ये जो किरणें निकलती है उन सभी का समूह का बात किया जाए तो उसे पुंज कहा जाता है, और किरणों का समूह इसलिए इसका नाम हो जाएगा किरण पुंज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 28वां नंबर है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। एकदम आसान प्रश्न, इसे प्रकाश भी नहीं कह सकते, खाली किरण भी नहीं कह सकते, ये होगा प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर ए। 29वां नंबर क्वेश्चन में है प्रकाश गमन करती है। ये जब चैप्टर शुरू किया गया था उसी समय बताया गया था प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कभी भी ये प्रकाश ऐसा नहीं कि ऐसे जाके ऐसे राउंड कर जाए अपने आप, इधर राउंड नहीं करेगा, ये सीधी रेखा में गमन करता। हाँ, यदि इसके सामने छोटी छोटी कण आ जाए तो ये लिटिल चेंज करता है, अपने पाथ को थोड़ा सा डाइवर्ट करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है। ध्यान रहे कि लेंस पर समांतर किरणें आपतित होगी। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है, ये होना चाहिए कि हाँ अच्छा ठीक है, ये प्रश्न भी ठीक है। लेंस पर समांतर किरणें यदि आती है, जैसे मान लेते हैं उत्तल लेंस है, यदि समांतर किरणें आती है तो ये हमेशा फोकस से गुजरेगी, उसके मुख्य फोकस से, और जब मुख्य फोकस से गुजरेगी तो हमें एक शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त होगा एक जगह पे, और ये शक्तिशाली किरण पुंज के कारण कागज़ जलने लगेगा, धुआं उत्पन्न होने लगेगा। दोनों बातें सही है, ठीक है, इसका दोनों आंसर सही होगा। कागज़ जलने भी लगेगा और धुआं उत्पन्न भी होना चालू हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31वां नंबर, लेंस की कितनी वक्रता केंद्र होती है। तो जैसा हम लोग जानते हैं लेंस दो प्रकार के दर्पणों से बना होता है, जिसका दो केंद्र होते हैं, यानी दो केंद्र है, यानी इसका वक्रता केंद्र का बात करें तो दो होगा। जैसे मान के चलते हैं ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस अवतल है, तो इसका अवतल लेंस दोनों साइड से वक्रित है, तो दोनों साइड इसका एक एक फोकस होगा, इस साइड भी और एक इस साइड भी। F1 और F2 के नाम से इसे जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसे कहते हैं, या वह कहलाता क्या है, लेंस। कोई भी ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ हो, उसका एक, दोनों में से कोई एक हमेशा राउंड होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, तब कहलाएगा वो लेंस। एक सीधा रहेगा तब भी चलेगा, एक राउंड हो रहेगा खाली, और पारदर्शी होना चाहिए। कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो उसे लेंस कहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ, टॉर्च और वाहनों के अग्रद्वीप, अभी पढ़े थे हेडलाइट, यहाँ पर टॉर्च भी ले लिया गया। टॉर्च और हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि ये हमें समांतर एवं शक्तिशाली किरण पुंज देता है जिससे दूर तक हमें दिखाई देता है, इसलिए टॉर्च या और वाहनों में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगला, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या, ध्रुव यानी P और वक्रता त्रिज्या जिसको R से डिनोट कर रहे हैं, से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ऐसे यहाँ क्वेश्चन वक्रता त्रिज्या नहीं होता, वक्रता केंद्र होना चाहिए था। चलिए ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो पहले जान लीजिए कहाँ होता है, ये मान के चलते दर्पण है, दर्पण का जो केंद्र होता है उसको ध्रुव कहते हैं। उसके बाद इसका केंद्र को, दर्पण के केंद्र को, दर्पण जो जिस गोले का पार्ट होता है उसका केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, ये रेखा जो बीच में खींचा गया है C और F के बीच, ये रेखा कहलाता है मुख्य अक्ष, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो मुख्य अक्ष इसका सही जवाब था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, किस लेंस की फोकस दूरी
धनात्मक होती है। तो जिसका पावर धनात्मक होगा उसका फोकस दूरी भी धनात्मक होता है, यानी इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस का पावर भी धनात्मक होता था। अगला प्रश्न है 36वां नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का आवर्धन का मात्रक क्या होगा? तो पहले आवर्धन का फॉर्मूला की बात करें तो m बराबर क्या होता है? v/u। v यानी दूरी, u यानी दूरी, तो ये भी मीटर में ये भी मीटर में, यदि दोनों कट जाए तो क्या में आंसर आएगा? कुछ नहीं, यानी कि इस सवाल का जवाब होता इसका कोई मात्रक नहीं होता। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37वां की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 37, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो ये दर्पण का गोलीय दर्पण का बात है। गोलीय दर्पण का केंद्र यानी किसी गोले का केंद्र होता है, तो केंद्र को जिस वर्ड से डिनोट करते हैं उसी से इसको भी करते हैं, यानी कैपिटल सी से। कैपिटल सी के द्वारा किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न जो है 38वां नंबर, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होता है तथा उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह दर्पण जिसका अंदर की ओर, जिसका परावर्तक पृष्ठ का बात किया जा रहा है, अंदर की ओर हो मतलब दिखने वाला अंदर की ओर, और बाहर की ओर पेंट किया हुआ हो, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? तो ये ऐसा बता दें कि इसको कहते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में जस्ट उल्टा होता है, उभरा हुआ पृष्ठ में परावर्तक पृष्ठ का होता है, और जबकि आंतरिक पृष्ठ यानी कि जो उभरा नहीं होता है, जो कि राउंडेड होता है, उस पार्ट में कलाई किया हुआ रहता है, कलर किया हुआ रहता है। तो इसका सही जवाब कौन था? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। दर्पण नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, इसमें भी दर्पण होना चाहिए, यहाँ भी दर्पण। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लास्ट प्रश्न है ये 40वां नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण जो होते हैं उनका परावर्तक पृष्ठ ये है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। दूसरी ओर कलर होता है, ये उभरा हुआ पृष्ठ में कलर है और ये साइड परावर्तक पृष्ठ है। तो जिस ओर परावर्तक पृष्ठ होता है उसका भी केंद्र होता है, उस केंद्र को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दर्पण है उसका एक केंद्र होगा, उस केंद्र को क्या कहते हैं? तो केंद्र को कहते हैं ध्रुव, इंग्लिश में पोल के नाम से जानते हैं। तो ये था इस चैप्टर का 40 क्वेश्चन जो कि छाट के लिखे गए हैं उनसे। अब बाकी जो बनने वाले प्रश्न होंगे उनको अगले वीडियो में प्रयास किया जाएगा। जो छूट गए प्रश्न हैं उन सभी को अगला वीडियो में कवर किया जाएगा। आप सभी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। धन्यवाद।